हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम हाज़िर हैं आपके साथ काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस लेके, और ये पेपर 2 के क्वेश्चंस हैं और जो आपकी वर्क बुक्स हमने आपको दी हैं उसके हिसाब से ये अलाइन हुए हुए हैं। तो पास्ट पेपर्स थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको कवर करना हम शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। मे बी ये एक आध वीडियो के अंदर कवर हो, तो हाईली प्रॉबेबल है कि इसके साथ एक और वीडियो आए, सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर ना हो पाएँ। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे फिर दूसरी वीडियो भी आपके पास लेके आएँ इसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन, द पीस ऑफ अ पेपर फॉल्स फ्रॉम 4 मीटर्स अबव द ग्राउंड। द फिगर 1.1 shows the height h above the ground varies with time t. हाइट एक डिस्टेंस है, तो इनडायरेक्टली ये जो चीज़ गिवन है हमारे पास वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें गिवन है। दूसरी जो चीज़ हमारे पास इम्पॉर्टेंट है वो पता होनी चाहिए, वो है स्लोप। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो बराबर होता है स्पीड या वेलोसिटी के, स्पीड के बराबर होता है। और इसका जो एरिया होता है वो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसके अलावा एक चीज़ जो और इम्पॉर्टेंट है आपको पता होनी चाहिए वो है शेप्स ऑफ ग्राफ। वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि पेपर शुरू करने से पहले आपने अपने पास लिख लेना है, ठीक है, ताकि आपके लिए पेपर करना ईजी हो जाए। तो जल्दी से मैं वो स्पीड ऑफ जो हमारे शेप्स हैं वो हम जल्दी से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी किया हमने, कॉपी करने के बाद फ़ौरन यहाँ पे आ गए, ठीक है। इसको बंद कर दें और यहाँ पे पेस्ट कर लें इसे। तो ये हमारे पास स्लोप्स थे। हमारे पास 3 किस्म के स्लोप हैं। एक तो है हमारे पास नो स्लोप, एक पहाड़ होता है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट, और एक अदद हमारा सितारा होता है। ये पॉजिटिव इंक्रीजिंग, नेगेटिव इंक्रीजिंग, नेगेटिव इंक्रीजिंग, नेगेटिव डिक्रीजिंग, नेगेटिव इंक्रीजिंग और पॉजिटिव डिक्रीजिंग। हमने इस तरीके से इसको पढ़ा है। तो हमारे पास ये गिवन है, व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ द पेपर एज इट फॉल्स। यानी वो हमसे पूछना चाह रहा है कि स्पीड को क्या होता है, यानी वो हमसे स्लोप पूछना चाह रहे हैं कि स्लोप क्या हो रहा है। अगर आप स्लोप पे गौर करें तो पहले जो स्लोप है वो इस तरीके से नेगेटिव इंक्रीजिंग स्लोप है, और फिर वो क्या दिखा रहा है, कांस्टेंट स्लोप। यानी स्लोप इसके 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ, एक ये वाला है और एक ये वाला। ये वाला है नेगेटिव इंक्रीजिंग, यानी स्पीड आपकी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव में, इन अ नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ कोर्स। और ये वाली जो है आपका नेगेटिव कांस्टेंट है। सही है भाई, आसान हो गया ना। ये नेगेटिव इंक्रीजिंग हो गया ये वाला पार्ट, और ये कांस्टेंट वाला हो गया। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, एट फर्स्ट टिल 0 टाइम को बेशक मेंशन ना करो क्योंकि मसला हो जाएगा, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना ईजी नहीं होता। तो हम लिख लेते हैं एट फर्स्ट स्पीड इंक्रीजेस। सही है, स्पीड इंक्रीजेस। ब्रैकेट में चाहो तो नेगेटिवली लिख सकते हो, नेगेटिवली इंक्रीजिंग, ठीक है। एंड देन रीचेस कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड। सही है, ये 2 मार्क्स आपके जवाब आ गए। फिर आ रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पेपर एट टाइम 1.5 सेकेंड। स्पीड कैलकुलेट करने को बोल रहा है। स्पीड बराबर होती है किसके, स्लोप के। तो 1.5 सेकेंड के ऊपर क्या स्लोप है आपने ये निकालना है, ये 1.5 सेकेंड है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इस 1.5 और ये क्या वैल्यू आ रही है मुझे नहीं पता, आई गेस 1.2 आ रही है, तो वो इसकी वैल्यू को निकाल के आपस में डिवाइड कर देंगे, जबकि स्पीड बराबर होती है आपके स्लोप निकालने के। तो स्लोप आपने निकालना है। स्लोप निकालने के लिए आपने 2 पॉइंट्स को चूज़ कर लेना है, ठीक है। 1.5 को ले लें और 2 सेकेंड्स को ले लें। तो पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा, बेशक आप इसको ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज़ 1.5, 1.1, 1.2, पहला ये पॉइंट हो गया। दूसरा हो जाएगा 2.0, 0, ये 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। तो एक है 1.5, 1.2 और दूसरा हो गया 2, 0, x1, y1, x2, y2।
ठीक है। ग्रेडियंट स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू 0 माइनस 1.2, x1 की वैल्यू 2 माइनस 1.5। आंसर आप निकालोगे मेरे ख्याल से माइनस 1.2 अपॉन 0.5 आएगा। जो भी आंसर आएगा आप लिख देना। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका पता है क्या होता है? दूसरा तरीका होता है कि ये ट्रायंगल आप फॉर्म कर रहे हो यहाँ पे, इस ट्रायंगल का एक तरीका होता है स्लोप निकालने का, जो मैंने क्लास में भी सिखाया था, दैट इज़ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। यानी इस ट्रायंगल के आप वर्टिकल वैल्यू, ये डेल्टा वाई होता है, और ये डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू निकालो। डेल्टा वाई अगर आप देखोगे वो है 1.2, डेल्टा एक्स आप देखोगे 0.5 आएगा। ये डेल्टा एक्स है आपका, ये डेल्टा वाई है। डेल्टा एक्स ये 2 और 1.5 के दरमियान का जो डिफरेंस है वो 0.5 है, इसलिए 0.5 लिखा। ये 1.2 है, इसलिए ये 1.2। देखो बिल्कुल वही चीज़ आ गई है, सेम आ गई है। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा के अगर कोई बंदा लगा रहा है तो उसका 1 मार्क तो मिल जाएगा, लेकिन उसका तरीका जो है अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, उनके कॉन्सेप्चुअल इश्यूज़ होते हैं। निकालना स्लोप ही होता है, लेकिन वो सिंपल स्पीड की वैल्यू और डिस्टेंस की टाइम की वैल्यू डाल देते हैं, टाइम 1.5 डाल देते हैं, इसलिए गलती पे आ जाते हैं, गलती हो जाती है हमसे। एनर्जी का मैंने आपको मना किया कि अभी एनर्जी के हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तो इसलिए अभी एनर्जी को एक्सक्लूड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। When a car driver sees an emergency ahead, he applies the brake. During his reaction time, the car travels at a steady speed and covers a distance known as thinking distance. ठीक है भाई, वो थिंकिंग डिस्टेंस कवर कर रहा है। थिंकिंग डिस्टेंस के बारे में मैंने बताया था, वो जो सोचने में आपका डिस्टेंस गुजरता है वो थिंकिंग डिस्टेंस होता है बिफोर अप्लाइंग द ब्रेक्स। द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार व्हेन आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। स्टेट द एनर्जी चेंज दैट अकर्स। एनर्जी चेंज को मैंने अभी आपको मना किया हुआ है। आगे क्वेश्चन पढ़ें। फिगर 9.1 shows the speed time graph for the car. The driver sees the emergency at time t equals to 0. यहाँ पे emergency देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर इसका क्या हो जाएगा? थिंकिंग डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये सोच रहा है। और फिर जब स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो वो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, ये पूरा ब्रेकिंग डिस्टेंस। डिटरमिन द थिंकिंग, जो पहली चीज़ ही बोल दी उसने कि थिंकिंग डिस्टेंस डिटरमिन करना। अच्छा, अब डिस्टेंस निकालना है ना भाई। ग्राफ देखो कौन सा है। ग्राफ है तुम्हारे पास स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप बराबर होता है एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन के। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया बराबर होता है डिस्टेंस के। मैं इस चीज़ को मल्टीपल टाइम रिपीट कर चुका हूँ। तो अगर वो डिस्टेंस निकालने को बोल रहा है, इसका मतलब वो एरिया निकालने को बोल रहा है। अब एरिया किसका निकालोगे? थिंकिंग वाले पार्ट का। तो ये वाला जो पार्ट है उसका एरिया निकालना है तुमने। ठीक है भाई। इस पूरे पार्ट का पूरा एरिया निकलेगा। तो इसका एरिया निकालो भाई। इसका एरिया अगर आप निकालोगे हो जाएगा लेंथ टाइम्स ब्रेथ। लेंथ है आपकी 30, ब्रेथ है 1, दैट इज़ 30 मीटर्स। ब्रेकिंग डिस्टेंस को जब हम देखेंगे तो ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे वो ब्रेक सप्लाई कर रहा है ना, इसलिए ब्रेकिंग डिस्टेंस है आपका। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस में शेप क्या बन रहा है? ट्रायंगल का हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट हो जाएगा। हाफ बेस अगर तुम देखो तो बेस 1 से स्टार्ट हो रही है और 5 तक आ रही है, तो इन दोनों के दरमियान 5 - 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बेस 4 और हाइट 30 रहेगी। तो 2 1 2 2 2 4 360 मीटर्स हो जाएगा। डिसेलरेशन ऑफ अ कार ड्यूरिंग ब्रेक्स। डिसेलरेशन निकालनी है। डिसेलरेशन, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन किसके बराबर होता है? स्लोप। स्लोप निकालना है, यानी इस चीज़ का ब्रेक अप्लाई करने का, ये इस चीज़ की डिसेलरेशन निकालनी है। इसका तरीका हमने क्या सिखाया? 2 तरीके हैं। या तो कोऑर्डिनेट ले लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हारा 1, 30। दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5, 0। कोऑर्डिनेट लेके y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का फॉर्मूला लगा लो। या फिर एक और तरीका ये सिखाया था कि स्लोप निकालो डेल्टा y ओवर डेल्टा x करके।
जो ये वाला पार्ट है, ये जो हिस्सा देख रहे हो, ये डेल्टा वाई है पूरा, और जो ये वाला पार्ट है ट्रायंगल का, ये कहलाता है डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई की वैल्यू 30 आ रही है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 माइनस 5 माइनस 1 4 आ रही है। तो 30/4 जो है आपका आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, आपके पास जो भी आंसर आए वो आप यहाँ पे आंसर लिख देना, ठीक है। द फोर्स प्रोवाइडेड बाय द ब्रेक, अब लेट्स से 30/4 देखने के आंसर आता है, बल्कि मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ आपके सामने जल्दी से। अच्छा है कि साथ साथ हो जाए विदाउट लॉगिंग इन। दोस्ती की इसी मिठास के लिए बना है कैंडी। कैंडी में वो खास मिठास है जो किसी और में कहा। ठीक है, तो जल्दी से हम स्प्लिट व्यू करते हैं, इसे यहाँ पे ले आते हैं। साथ साथ आपने कैंडी का ऐड भी देख लिया, दैट इज़ 30/4 दैट इज इक्वल टू 7.5, यानी ये हो गया 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, वो बोला ब्रेक फोर्स निकालो। भाई F इज इक्वल टू एम है, फोर्स का फॉर्मूला तो तुम लोगों ने यही पढ़ा है। मास पता होना चाहिए, मास है क्या, मास है ना, ये रहा 800। तो मास भी आ गया और डिसेलरेशन भी आ गया। मास है 800, डिसेलरेशन है 7.5, तो 7.5 है ना, 7.5 टाइम्स 800 कर दो, फोर्स आ जाएगी 6000 न्यूटन। सही है, इस तरीके से निकालना है। अब आगे जो है वो बोला, यूजिंग द आइडिया अबाउट द फ्रिक्शन एंड डिसेलरेशन स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द ब्रेकिंग डिस्टेंस इज अफेक्टेड बाय द न्यू टायर्स, ज़ाहिर न्यू टायर्स देन बैडली worn टायर्स। न्यू टायर्स have a greater grip, greater friction, so that means the braking distance will be less, while badly worn tires have a less friction, less grip, so the braking distance will be more for the badly worn tires. Cars skidding on a wet road, of course, when the road is wet, what happens is the friction reduces, due to which it takes longer to stop। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, फ्रिक्शन reduces, it takes longer to stop, due to which braking distance increases। ये 3 पॉइंट होते हैं जो लिखे जाते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपने याद कर लेना है। कार कैरिंग अ हैवी लोड्स ऑफ पैसेंजर, मास ज़्यादा हो गया, ग्रेटर मास, ग्रेटर मास मीन्स ग्रेटर इनर्शिया, ठीक है। मास बढ़ गया, इनर्शिया का ताल्लुक मास से, तो ग्रेटर मास मीन्स ग्रेटर इनर्शिया, ग्रेटर इनर्शिया मीन्स इट विल टेक longer to decelerate, ठीक है भाई, डिसेलरेट करने में लॉन्गर होगा। ये आपने इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। इसको थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं, और अगर हो सके तो, चलो बंद ही हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा खोल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपका, द फिगर 1.1 shows the speed time graph of a ball. The ball is dropped at time t equals to 0। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। The figure 1.1 shows the speed time graph of a ball. The ball is dropped at time t equals to 0, ठीक है। टाइम बॉल है, टाइम t equals to 0 सेकेंड्स के ऊपर ड्रॉप हो रही है। आफ्टर टाइम t equals to 0 the ball falls at a constant speed, यानी टाइम t equals to 0.2 सेकेंड्स तक वो constant स्पीड से मूव कर रही है। यूजिंग द आइडिया अबाउट द फोर्सेस, अब जब इन लोगों को बोलना कांस्टेंट स्पीड, तो उनके जहन में फ़ौरन आ जाता है टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल स्पीड। हाँ भाई, बिल्कुल सही है, आपके जहन बिल्कुल ठीक चला है। वाई द स्पीड ऑफ द कार इज़ कांस्टेंट आफ्टर टाइम t इक्वल टू 0.2। उसने भाई बताना है फोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए कि वो टर्मिनल वेलोसिटी पे क्यों पहुंच गई है।
या टर्मिनल वेलोसिटी पे जब कोई चीज़ होती है तो उसकी फोर्सेस की क्या नेचर होती है। इस तरह हमने पढ़ा था कि वेट जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, एयर रेजिस्टेंस के। यही बात हमने यहाँ लिखनी है क्योंकि यही दो फोर्सेस हैं बेसिकली। तो आप वो लिखोगे एट टाइम 0.20 सेकेंड्स द वेट इज़ बैलेंस्ड बाय air resistance, so no resultant force, and ball reaches terminal velocity। इस तरह से हमने लिखना होता है। ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो जहन में रख लो, हमेशा यही आंसर में लिखे जाते हैं। जहन में रखना, फिज़िक्स के अंदर क्वेश्चन चेंज होता है, आंसर सेम रहता है। अगर आंसर तुमने सही से समझ लिया ना, 2-3 पॉइंट जो तुमने लिखने वो समझ में आ गए, तो समझो पेपर सुकून से गुजरेगा तुम्हारा। एट टाइम t equals to 0 a ball is dropped from rest. At time t equals to 0.2 the ball has a constant acceleration equal to the acceleration of free fall, no issues. After time t equals to 0.2 its acceleration decreases. अच्छा जी, स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब होता है वही फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिटरमिन द स्पीड ऑफ द बॉल एट टाइम t इक्वल्स टू 0.2। अब वो कह रहा है कि भाई 0 से हमने जब शुरू किया और 0.2 तक हमारा पहुंचा, तो 0 पे जो एक्सेलरेशन थी वो थी आपकी 9.8 या 10 ले लो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे भी आपकी 10 थी। इसके बाद वो डिक्रीज़ होना शुरू हुई है। टाइम दे दिया तुम लोग को। डिटरमिन द स्पीड, जब वो शुरू में था तो उसकी स्पीड ऑफ कोर्स 0 होगी। अच्छा 0 क्यों होगी भाई? 0 इसलिए होगी क्योंकि जो है जब भी कोई चीज़ इनिशियल लेवल के ऊपर होती है, वो रुकी भी होती है, तो उसकी स्पीड क्या होती है? 0 होती है। बाद में उसकी स्पीड इंक्रीज़ होती है। तो सिंपल इसका कुछ भी नहीं करना था, a=v-u/t का फॉर्मूला लगाना था। एक्सेलरेशन 10 थी, फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी 0, टाइम लगा था तुम लोग को 0.2। इसको उधर लेके जाओगे तो वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 × 0.2 दैट विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई। और फिगर 1.1 ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द सेकेंड बॉल t0 to t0.28। ठीक है भाई। पहले मैं एक रफली यहाँ पे बना लेता हूँ, उसके बाद हम वहाँ पे आएंगे। एक 0 है, एक 0.2 बनाया क्योंकि 0.2 का डेटा आया, और फिर 0.28 है। वो कह रहा है 0.2 तक जो उसकी स्पीड पहुँची है ना, वो है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन मैंने की क्योंकि कांस्टेंट था। फिर 0.8 तक आने में जो है ना उसकी स्पीड डिक्रीज़ होगी, यानी उसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, और 0.28 पे वो अपनी कांस्टेंट स्पीड पे पहुँच जाता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आफ्टर 0.2 इट्स एक्सेलरेशन डिक्रीज, इसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो पहले देखो 0.2 कहाँ है, ये रहा, और 2 का है यहाँ पे है। तो ये वाला आ गया 0.2, ये आ गया 2। तो यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद आपकी स्पीड इस तरीके से डिक्रीज होगी। तो ये आपका ग्राफ इस तरह बनना है। ठीक है भाई, ये आपका ग्राफ बन गया। क्वेश्चन नंबर 4, द फिगर 9.1 shows a car braking on a road and coming to rest। ठीक है। What is the thinking distance? What is the braking distance? Thinking distance traveled by a car after it sees an emergency before applying brakes। सही है। ब्रेकिंग डिस्टेंस traveled by car after applying brakes till it stops।
सही है भाई, इस तरह से आप डिफाइन कर दें। An engineer conducts a test on a car and find that the braking distance is greater when the car is fully loaded and when it is unloaded. यानी जब फुली लोडेड था तो ब्रेकिंग डिस्टेंस ज़्यादा था और अनलोडेड पे ब्रेकिंग डिस्टेंस कम है। वही अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे इनर्शिया के हवाले से। अपार्ट फ्रॉम द रोड कंडीशन स्टेट व्हाट मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट इन द टेस्ट। अब दो को कंपेयर कर रहे हैं, एक कार लोडेड है दूसरी अनलोडेड है, इन दोनों ये दो चेंज हो गए ना, मास चेंज हो गया आपका। इसके अलावा और क्या चीज़ सेम होनी चाहिए रोड कंडीशंस के अलावा? आप बोलोगे कि कार मस्ट बी न्यू, ठीक है, उनकी इनिशियल स्पीड सेम होनी चाहिए, तो ये लिखोगे आप सेम इनिशियल स्पीड। इस तरीके से 2-3 पॉइंट्स आप निकाल के लिख सकते हो। बाकी पॉइंट्स के लिए आप मार्किंग स्कीम को भी रेफर कर सकते हो। एक्सप्लेन व्हाई द कार हैज़ अ ग्रेटर ब्रेकिंग डिस्टेंस व्हेन फुली लोडेड। तो आप इसको इस तरह एक्सप्लेन करोगे, जब किसी का मास ज़्यादा होता है तो ऑफकोर्स उसका इनर्शिया फिर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। व्हेन मास इज़ ग्रेटर there is a greater inertia due to which it takes longer time to stop। ठीक है भाई। State and explain how one road condition affects the braking distance of a car. Use the idea about the friction in your road। अब रोड कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं कि ब्रेकिंग डिस्टेंस को किस तरह अफेक्ट करता है। अबाउट द फ्रिक्शन इन योर आंसर। आप देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर न्यू रोड होगा तो टायर और न्यू रोड के दरमियान रफनेस ज़्यादा होती है, फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा। और अगर मिसाल के तौर पे रफनेस कम होगी, फ्रिक्शन कम होगी, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो अफेक्ट होगा। ऑफ कोर्स ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है ये समझ लें कि आपको ज़्यादा हो जाएगा अगर रफनेस कम होगी। तो यही बात आपने यहाँ लिखनी है कि रोड कंडीशन किस तरह। अगर वेट रोड होगा, वेट रोड का रेफरेंस दे सकते हो आप कि ड्राई रोड होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, वेट रोड होगा तो फ्रिक्शन कम होगी, ड्यू टू विच द ब्रेकिंग डिस्टेंस विल बी अफेक्टेड। आप इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद डी है हाउ वाइडर प्रेशर के बारे में अभी हमने टॉपिक नहीं पढ़ा, तो हम इसके बारे में क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, ठीक है। ई देखो, ई बोल रहा है आपका the car has a total mass of 900 kg and a traveling at a speed of 20 meter per second. Time t equals to 0. The driver sees an accident ahead. He applies the brake at time t equals to 0.6. The car stops. After the brakes are applied, the car comes to ride at 4 seconds. Calculate the deceleration of the car. अब यहाँ पे इसको बेहतर है कि छोटी सी डायग्राम बना लो। सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेता हूँ। ट्रैवलिंग इन द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, 20 सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था। टाइम t 0 पे उसने एक्सीडेंट देखा। टाइम t इक्वल टू 0.6 के ऊपर उसने ब्रेक अप्लाई किए और इसको मज़ीद 4 सेकंड लगे, फर्दर 4 सेकंड्स लगे, यानी 4.6 सेकंड के ऊपर जाके ये रेस्ट के ऊपर आया आफ्टर फर्दर 4 सेकंड। कैलकुलेट द डीसेलरेशन ऑफ द कार एट इट ब्रेक्स। डीसेलरेशन कैलकुलेट करनी थी। डीसेलेरेशन कैलकुलेट करने के a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी का फॉर्मूला लगा सकते थे आप। फाइनल वेलोसिटी आप यहाँ पे देख सकते हो इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी आप देख सकते हो यहाँ पे है 20 मीटर पर सेकंड। टाइम जो इसको लगा टोटल वो कितना लगा है, 4 सेकंड्स। तो आप बोलोगे 0 माइनस 20 अपॉन 4, 4 5 20 होता है, तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से आप आंसर लिख लोगे। कैलकुलेट द ब्रेकिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ कार। ब्रेकिंग फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स F इज इक्वल टू ma करके निकालते हो। मास आपको 900 kg गिवन है। डीसेलरेशन की वैल्यू -5, 9 5 45, 4500 न्यूटन की आप फोर्स लगा लोगे यहाँ पे। सही है भाई। नेगेटिव का मतलब है ब्रेकिंग है। स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। ये ऑलरेडी जो स्पीड टाइम ग्राफ हमने यहाँ पे ड्रॉ किया ना, वो अपने यहाँ पे ड्रॉ करना है। सही है, सिंपल सी बात है। और वो मैंने रफली ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे आपने इसको प्रॉपर ड्रॉ करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये ग्राफ पूरा ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि आपको चीज़ समझाई जाए। देखो, सबसे पहले चीज़ है कि तकरीबन कोशिश करके 70% ऑफ द ग्राफ को आपने कवर करना ही करना है। अब दो चीज़ें, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम है 4.6 सेकेंड, तो
सबसे पहले जब कभी भी ऐसे ग्राफ होते हैं ना, उनको आप डिवाइड कर लो 5-5 सेकंड 5-5 बॉक्सेस के अंदर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3। अच्छा, पेपर्स के अंदर नॉर्मली कभी कभार डिवाइड हुआ भी आता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 5। अपने पास ये पहले डिवाइड कर लेना, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये डिवाइड कर लिया मैंने। वर्टिकल को भी डिवाइड कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, कुछ ग्राफ्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी इस तरह डिवाइड हुए हुए होते हैं, तो काफ़ी इजी हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे ये लोग कभी कभार तंग करने के लिए ऐसे ग्राफ दे देते हैं, तो इसे हमें खुद करना पड़ता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब 2 एक्सेस हमारे ऑलरेडी हो गए डिवाइड। वर्टिकल एक्सेस, हॉरिजॉन्टल एक्सेस में 4.6 है आपका, तो 4.6 बनाते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करेंगे, पहले मैं आपको गलत बना के दिखाता हूँ कि कुछ लोग करेंगे 0 1 2 3 4 5 बस। अब आपका ग्राफ जो कवर हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, सिर्फ इतना सा कवर हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपने डिवाइड जो स्केल चूज़ किया है अपने ग्राफ को कवर करने के लिए, वो गलत स्केल है। आपको चाहिए इसका डबल चूज़ करो आप। अब इसका आप डबल चूज़ करोगे तो कैसा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब देखो ग्राफ का कितना बड़ा पार्ट कवर हो गया। लेबल भी करना है आपने। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होगा वो टाइम इन सेकंड्स होगा, वर्टिकल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड है। अब वर्टिकल एक्सिस देखो, मैक्सिमम क्या वैल्यू दिख रही है आपको, 20। इसका मतलब है आपको 20 तक जाना है। तो लेट्स से इसको अगर हम 5 10 15 20 करेंगे तो ये तो बहुत छोटा सा पार्ट कवर हो रहा है हमारा, हमें चाहिए इसका डबल करते हैं। तो पहले एक बॉक्स पे 5 ले रहे, तब 2 बॉक्सेस पे 5 ले, 5 10 15 और ये क्या हो गया 20। ऊपर एक रह जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट एन इशू। अच्छा, तो हमारा पहला ये था कि भाई 0.6 सेकंड के ऊपर 0.6 सेकंड तक 20 आ रहा है, तो ये आपका 0.6 है। अच्छा, कभी कभार मैं अपने लिए इजी ये कर लेता हूँ कि मैं स्केल का इस्तेमाल करता हूँ। स्केल ये ठीक है भाई, 0.5 0.6 सेकंड तक 20 आ रहा है ना, तो ये इस तरीके से ये पॉइंट में लगा देता हूँ। ये आपके सामने दिखा भी देता हूँ, ये मैंने ये पॉइंट लगाया और फिर इसका एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। स्केल का इस्तेमाल से फ़ायदा ये होता है हमें कि यार थोड़ा इजी हो जाता है ग्राफ को हैंडल करना, वरना मुश्किल होता है। देखो नीचे 0.6 दिख रहा है तुम्हें, ऊपर भी बिल्कुल परफेक्ट उस लाइन के हिसाब से। इसके बाद फर्दर 4.6 सेकंड तक वो 0 आया है, 4.6 सेकंड। तो स्केल ले लेता हूँ मैं जल्दी से, और 4.5 ये रहा 4.6 सेकंड, और यहाँ पे भी देख लो ज़रा, ये बन गया 4.6 सेकंड, ठीक है भाई। इस तरह ये तुम्हारा ग्राफ बनना है। आगे बोल रहा है वो, स्टेट हाउ योर ग्राफ इन 3 कैन बी यूज टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। आपने क्या ग्राफ बनाया, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो बराबर होता है एक्सेलरेशन के, और स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस के। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपने डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस। तो आप टोटल डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, बाय फाइंडिंग एरिया अंडर ग्राफ। सही है, बाय फाइंडिंग एरिया अंडर ग्राफ यू कैन कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस। अच्छा, इस पर कैलकुलेशंस नहीं करनी है, उसने वर्ड इस्तेमाल किया स्टेट का। 1 मार्क का सवाल है बेटा, 1 मार्क में आप कैलकुलेशंस नहीं परफॉर्म करते। स्टेट का मतलब होता है कि आप जो है क्या कर रहे हो, आप जो है बस अपना रीजनिंग प्रोवाइड करो इसमें, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह अगले क्वेश्चंस का हम 5 है, 6 7 8, फिर हमारा जो है ये वाला पार्ट नहीं करना, 9 है, 10 है, 11 12 13 और फर्दर जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं, ठीक है। तकरीबन ये है हमारे 18 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। अभी के लिए हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। अभी तक हमने जो कवर कर लिया है वो है तकरीबन क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर कर लिया।